सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि मास्टर याओ लाओ और उसके साथियों को स्कॉर्पियन ब्रदर ने घेर लिया था। वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस का मैप हासिल करना चाहते थे। स्काई और अर्थ स्कॉर्पियन ने अपने कंबाइन पावर से याओ लाओ पर हमला किया, पर याओ लाओ ने उस हमले को रोक लिया। इसके साथ ही उन्होंने जियोयान, मेडुसा और लिटिल फेई डॉक्टर को बाहर भेज दिया था। अर्थ स्कॉर्पियन उन्हें खत्म करना चाहता था, इसीलिए वो वॉइड क्रेक के थ्रू बाहर आ गया। उसकी पावर पीक फाइट वेनेरेट के स्टेज पर थी, जिससे जियोयान को से लड़ने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। उसने स्काई फायर थी मिस्टीरियस चेंज के अल्टीमेट मूव को एक्टिवेट किया, पर इससे भी उसकी पावर फाइट वेनेरेट के थर्ड स्टेज तक ही पहुंची थी और वो उसे जीत नहीं पा रहा था। मेडुसा और लिटिल फेई डॉक्टर उसे रोकने की कोशिश करने लगी। वो जियोयान के लिए वक्त खरीद रही थी ताकि वो एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को एक्टिवेट कर सके। वो जियोयान पर हमला करने लगता है। मेडुसा लिटिल फेई डॉक्टर से कहती है कि हमें जियोयान को बचाना होगा और वो शील्ड की तरह जियोयान के आगे आ जाती है। अर्थ स्कॉर्पियन जब अपनी स्कॉर्पियन बॉडी से हमला करता है तो दोनों उसके हमले को रोक लेती है और जियोयान अपने फ्यूजन को और ज्यादा तेज करने लगता है। अर्थ स्कॉर्पियन कहता है कि ब्यूटीफुल गर्ल से तुम इस लड़के को बचाना चाहती हो, इसीलिए अगर तुम्हें चोट लग जाए तो मुझे दोष मत देना। तभी मास्टर भी स्काई स्कॉर्पियन को बुरी तरह से पीटने लगते हैं। उसकी हालत खराब हो रही थी, इसीलिए अपने भाई से मदद मांग रहा होता है। अर्थ स्कॉर्पियन को काफी गुस्सा आता है और वो कहता है कि अगर मैं इस लड़के को पकड़ नहीं सकता तो मैं इन दोनों सुंदर लड़कियों को अपना गुलाम बना लूंगा। और वो ग्रीन एनर्जी के साथ एक जाइंट स्फीयर को क्रिएट कर देता है, जिसमें लिटिल फेई डॉक्टर और मेडुसा फंस जाती है और उन दोनों के ऊपर कई सारे हमले होने लग जाते हैं, जिसका वो स्वॉर्ड के साथ विरोध कर रही थी। पर अर्थ स्कॉर्पियन बोलता है कि ब्यूटीफुल गर्ल, तुम मेरी इस टेक्निक से बचकर कहीं नहीं भाग सकती। पर वो दोनों एक साथ हमला करके उस स्फीयर में क्रेग उत्पन्न करके बाहर निकल आती है। मेडुसा देखती है कि जियोयान जल्द ही अपने एवरली फ्यूजन को कंप्लीट करने वाला है और वो दोनों वापस उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ चुकी थी। 5 एवरली फ्लेम का एक्सटर्मिनेशन लोटस काफी तेज एनर्जी के साथ खिल उठा था, जिसे देख अर्थ स्कॉर्पियन बुरी तरह से डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। उसे ज्ञात था कि जियोयान के एंग्री बुद्धा फायर लोटस की चपेट में आने वाला पानी भी नहीं मांगता और मारा जाता था। वो एक पत्थर के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा था, पर इससे ही काम नहीं बनने वाला। वो अपने अर्थ बेल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे एक जाइंट बेल के अंदर वो खुद को कवर कर लेता है। पर जियोयान एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को उसके अंदर छोड़ देता है। वो लोटस तेज एनर्जी के साथ उस अर्थ बेल पर जा गिरता है। अर्थ स्कॉर्पियन अपनी पूरी पावर से खुद को बचाने की कोशिश करता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। वो लोटस काफी ओवर बेयरिंग पावर के साथ खिल उठता है, जिससे जमीन में काफी गहरा गड्ढा हो गया। लोटस से निकलने वाली एनर्जी ने भी आसपास के कई सारी चट्टानों को नष्ट कर दिया। जियोयान पूरी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करने से कमजोर फील कर रहा था। मेडुसा और लिटिल फेई डॉक्टर उसे संभालती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। जियोयान ने रिप्लाई दिया, मैं ठीक हूँ। जियोयान उस गड्ढे के पास जाकर देखता है, उसमें सिर्फ धुआं था। अर्थ स्कॉर्पियन पहले ही मारा जा चुका था। जियोयान उसकी स्पेस रिंग को अपने पास ले लेता है और उसे जब स्पिरिचुअल पावर से चेक करता है तो उसमें से उसे एक स्क्रॉल मिलता है, जो वज्रा ग्लास बॉडी का स्क्रॉल होता है, जिसे किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी के नाम से भी जाना जाता था। जियोयान इससे खुश होता है क्योंकि ये तियान क्लास की स्किल थी, जिसे ऑक्शन के दौरान ही अर्थ स्कॉर्पियन ने खरीदा था। तभी याओ लाओ भी उस स्काई स्कॉर्पियन को खत्म कर देते हैं और जियोयान के पास आ गए थे। वो बताते हैं कि जय की लड़ाई काफी भयानक थी, जिससे आसपास मौजूद लोगों को इसका पता चल गया होगा और वो मौके की तलाश में यहाँ जरूर आएंगे। इसीलिए अगर कई सारे पावरफुल एक्सपर्ट ने हमें घेर लिया तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं, जिस वजह से हमें जल्दी से फॉलिंग स्टार पवेलियन की तरफ रवाना होना पड़ेगा ताकि हम समस्या से बच सके और वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। वो सभी फॉलिंग स्टार पवेलियन में पहुंच गए थे। जियोयान आखिरी टुकड़े को भी उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के साथ जोड़ देता है, पर उसे कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। इसलिए वो कहता है कि क्या ये सिर्फ एक ऐसा नक्शा हो सकता है जिसमें प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की लोकेशन को इंगित किया गया था। पर समय के साथ इस पर से निशान धुंधले हो गए। याओ लाओ कहते हैं कि यह कोई नॉर्मल मैप नहीं होगा जो समय के साथ फीका पड़ जाए। मुझे जहाँ तक लगता है कि इस मैप में गुप्त रूप से जानकारी छिपाई हुई है ताकि हर कोई नॉर्मल प्रैक्टिशनर उस प्यूरिफाइंग डेमोनिक फ्लेम की जानकारी प्राप्त ना कर सके। इसीलिए मैं किसी तरीके से इस मैप को एक्टिवेट करने का तरीका सोचना होगा। जियोयान को याद आता है कि कई सारी चीजें ऐसी होती है जो ब्लड के कांटेक्ट पर आने से एक्टिवेट हो जाती है, जैसे वो बोन विंग्स हुए थे। इसीलिए वो कहता है कि मुझे इस पर ब्लड ड्रॉप डालकर कोशिश करनी चाहिए और अपने अंगूठे से ब्लड निकालकर उस मैप पर डालता है।
काफी देर तक वो रिएक्शन को देखते हैं पर कुछ नहीं होता, जिससे याओ लाओ निराश हो जाते हैं। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता। जियोयान सोचता है कि इस हेवनली फ्लेम का नाम प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम है, इसे डेमोनिक फ्लेम कहा जाता है, इसीलिए शायद मैं अपनी हेवनली फ्लेम से इस मैप को जागृत कर सकूं। और वह हेवनली फ्लेम की एक छोटी सी लो को उस मैप पर डालता है। हेवनली फ्लेम के बावजूद भी वो उस मैप को जला नहीं पाती। मास्टर भी कहते हैं कि ये एशियन मैप हेवनली फ्लेम से बिल्कुल भी नहीं डरता, इसीलिए तुम्हें अपनी फायर को और ज्यादा तेज करना चाहिए। जियोयान उनकी बात समझ जाता है और अब वो अपनी हेवनली फ्लेम को और ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे एक तेज एनर्जी के साथ कुछ एशियन टेक्स्ट प्रकट होते हैं जो एक पहेली थी। याओ लाओ से पकड़कर बताते हैं कि जब दो मून एक साथ दिखाई देंगे, 9 तारे एक सीधी रेखा में होंगे, अर्थ और स्वर्ग में सुनामी आएगी, उस वक्त प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम प्रकट होगी। जियोयान मास्टर से पूछता है कि आखिर इन शब्दों का क्या मतलब है। याओ लाओ कहते हैं कि इस पहेली के अनुसार जब 2 चांद एक साथ दिखाई देंगे और 9 तारे एक सीधी रेखा में अलाइन होंगे, उस समय एक स्पेशल सेलेस्टियल फिनोमिनन क्रिएट होगा। लेकिन ये फिनोमिनन यानी घटना हर 1000 सालों में सिर्फ एक बार ही दिखाई देती है, और जब ये फिनोमिनन दिखाई देता है तब ये हेवन एंड अर्थ के बीच एक ज्वार बाटे को ट्रिगर करता है, और शायद उस समय ही प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम इस दुनिया में प्रकट होगी। जियोयान परेशान हुआ क्योंकि उस हेवनली फ्लेम को पाने का मौका 1000 साल में एक बार मिलता है, और इतने वक्त तक कोई इंसान कैसे जिंदा रह सकता है। इसीलिए वो कहता है कि शायद मेरे पास उस फ्लेम को पाने का कोई मौका नहीं है। याओ लाओ बताते हैं कि मैंने समय की कैलकुलेशन करके देखी है, उसके हिसाब से वो पहले वाले फिनोमिनन को गुजरे हुए 999 ईयर गुजर चुके हैं, यानी 3 साल बाद वो फिनोमिनन फिर से दिखाई देगा जब 2 मून आसमान में होंगे और एक साथ 9 स्टार एक ही लाइन में रहेंगे। जियोयान इससे खुश होता है क्योंकि उसके पास एक मौका था जिससे वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को प्राप्त कर सकता था, जो 3rd रैंकिंग की हेवनली फ्लेम थी। जियोयान कहता है कि 3 साल बाद जब वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम प्रकट होगी तो उस समय हेवनली फ्लेम की एनर्जी चारों तरफ फैली होगी, और काफी पावरफुल एक्सपर्ट उस फ्लेम को पाने की चाह में उस तरफ दौड़ पड़ेंगे और उसे पाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आखिर कोई भी पेटिशनर 1000 साल में आने वाले इस मौके को कैसे जाने दे सकता है, जिस वजह से जियोयान के लिए उस फ्लेम को पाने में काफी मुश्किल होगी। तभी उस मैप के अंदर से एक एनर्जी जियोयान के कॉन्शियसनेस में प्रवेश कर जाती है। वो बेहोश होकर नीचे जा गिरता है। याओ लाओ काफी परेशान हो जाते हैं और अपनी स्पिरिचुअल पावर से जियोयान को होश में लाने की कोशिश करने लग जाते हैं। वही हम जियोयान के कॉन्शियसनेस का सीन देखते हैं, जहाँ जियोयान एक काफी पावरफुल एनर्जी को महसूस करता है और उस एनर्जी की तरफ बढ़ने लग जाता है। मेडुसा और लिटिल फेई डॉक्टर भी परेशान हुई जियोयान के पास आ जाती है और मास्टर से पूछती है कि आखिर जियोयान को क्या हुआ है। याओ लाओ ने बताते हैं कि हम डेमोनिक फ्लेम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, पर तभी अचानक इस एशियन मैप में से सोल एनर्जी का एक टुकड़ा निकला और वो जियोयान के माथे के अंदर समा गया। तभी जियोयान होश में आने लगता है। मेडुसा उसे उठाने में मदद करने लगती है, पर याओ लाओ उसे टच करने से मना करते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उस सोल एनर्जी ने उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया होगा। जियोयान को हैरान था। वो पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। याओ लाओ कहते हैं कि तुम्हें पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। वो जानना चाहते थे कि वो जियोयान ही है या फिर उसके कॉन्शियसनेस पर किसी दूसरे ने कब्जा कर लिया। वो पूछते हैं कि जब हम पहली बार मिले थे तब तुम कितने साल के थे। जियोयान बिना किसी हिचकिचाहट के बताता है कि मैं उस वक्त 15 साल का था। तो याओ लाओ इससे राहत की सांस लेते हैं कि जियोयान ठीक है। वो बताते हैं कि मैं डर गया था कि कहीं किसी एशियन पावरफुल पेटिशनर की सोल ने तुम्हारी बॉडी पर कब्जा तो नहीं कर लिया। जियोयान कहता है कि मुझे मेरे कॉन्शियसनेस में सोल एनर्जी का एक क्लस्टर मिला, इससे वो तीनों ही घबरा जाते हैं। पर वो कहता है कि मैं पहले ही अपनी सोल पावर से उसको टेस्ट कर चुका हूँ, लेकिन मैं उस सोल एनर्जी को बिल्कुल भी हिला नहीं सका और ना ही उस सोल पावर ने किसी तरह की कोई मूवमेंट दिखाई दी। लेकिन मुझे प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस संत के बारे में कुछ जानकारी का एहसास हुआ। प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस संत जिसका नाम जिंग लियान था, उसने प्यूरिफाइंग डेमोनिक फ्लेम को प्राप्त किया था। याओ लाओ कहते हैं कि जहाँ तक मैं अनुमान लगा सकता हूँ वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस संत इस प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस का मास्टर था। मैंने उसके बारे में एशियन बुक्स में पढ़ा है। वो फायर संत बनने के काफी करीब था, लेकिन उसकी मृत्यु किस कारण से हुई ये कोई नहीं जानता। जियोयान कहता है कि ऐसा लगता है कि मेरे माथे में जिस एनर्जी को छोड़ा गया वो जरूर उसी पावरफुल पेटिशनर की रही होगी। याओ लाओ कहते हैं कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस संत एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति था और उसे बेईमानी करना बिल्कुल ही पसंद नहीं था, इसीलिए वो एनर्जी सोल क्लस्टर तुम्हें कोई हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। क्या पता वो एनर्जी बाद में उस
प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को प्राप्त करने के लिए तुम्हारे लिए एक चाबी की तरह काम आए। जियोयान भी यही उम्मीद करता है। मास्टर बताते हैं कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम काफी पावरफुल है, जिसे एब्जॉर्ब करना आसान नहीं है और इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसीलिए तुम्हें पहले फायर संत रियल्म में पहुंचना होगा। मैं भले ही तुम्हारी कितनी भी बाहरी रूप से सहायता क्यों ना करूं, फिर भी 3 सालों में फायर संत बनना असंभव होगा। और अगर तुम फायर संत नहीं बन पाए तो तुम उस डेमोनिक लोटस फ्लेम को सिर्फ अपने हाथों से फिसलते हुए ही देख पाओगे। जियोयान कहता है कि मेरी करंट स्ट्रेंथ के साथ 3 साल में फायर संत रियल्म में पहुंचना बिल्कुल हेवन पर चढ़ने के जैसा है। याओलाओ कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुमने बोधिसत्व सीड को कलेक्ट किया है और ऑक्शन में हमें जो जानकारी मिली उसके अंदर बोधिसत्व एशियन ट्री प्रकट होने वाला है। इसीलिए अगर तुम बोधिसत्व एशियन ट्री को प्राप्त कर लो तो तुम काफी आसानी से 3 सालों में फायर संत लेवल पर पहुंच सकते हो। जियोयान कहता है कि विशाल का एशियन टेरिटरी में एशियन वेस्टलैंड रीजन काफी बड़ी जगह है जहाँ पहले से इंसानों के जाने पर मनाही है, क्योंकि वो फॉरबिडन एरिया था जहाँ हवाओं में भी जहर फैला हुआ है। इसीलिए उस जगह पर बोधिसत्व एशियन ट्री को ढूंढना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। याओलाओ कहते हैं कि तुम्हारे पास वो बोधिसत्व सीड मौजूद है जो उसने लिटिल फेई डॉक्टर की वॉयफुल पॉइजन बॉडी के इलाज के वक्त ढूंढा था। भले ही उसकी प्योरिटी इतनी अधिक ना हो, पर ये बोधिसत्व एशियन ट्री को सेंस कर सकता है। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि उस सीड से तुम्हें काफी फायदा होगा। मेरा मानना है कि तुम उस एशियन ट्री को ढूंढने में कामयाब जरूर होगे। जियोयान कहता है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए मुझे एशियन वेस्टलैंड रीजन के लिए निकलना होगा और इन 3 सालों में मैं एक फायर संत बनकर दिखाऊंगा। मेडुसा और लिटिल फेई डॉक्टर इससे खुश होते हैं। अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। फॉलिंग स्टार पवेलियन के ग्राउंड से एक काफी भयानक एनर्जी आसमान की तरफ रिलीज होती है। किंग लुआन और बाकी सभी डिसेबल वहां जाते हैं। वो इस एनर्जी को देख हैरान थे। बाकी सभी एल्डर मास्टर और जियोयान के सभी दोस्त भी वहां चुके थे और वो सभी परेशान थे कि आखिर ये हो क्या रहा है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।